कोशिका के अंदर कोशिका कला के द्वारा किस तरह से परिवहन होता है और किसी भी पदार्थ का या किसी द्रव्य का या किसी भी लिक्विड पदार्थ का कोशिका के अंदर कैसे आवागमन होता है, और इसके लिए जो मुख्य रूप से उपयोगी होता है या जो सहायक होता है उसका क्या नाम है, वो है हमारी कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और यही कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिकाओं के अंदर पदार्थों के आवागमन में, जल के आवागमन में और साथ ही साथ जो भी द्रव्य होते हैं जैसे हमारे हार्मोन्स हो गए या एंजाइम हो गए, उनके आवागमन में कोशिका कला का मुख्य रूप से सहयोग होता है। देखिए, कोशिका कला के द्वारा कोई भी पदार्थ के कण कोशिका के अंदर किस तरह से प्रवेश करता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा एक है कि जो भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर पदार्थ का जो आवागमन होता है उसके लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक आपका है विसरण और दूसरा परासरण का डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस फंक्शंस होते हैं। उसी के बेस पर क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं उनका परिवहन होता है। अब देखिए, विसरण क्या होता है, विसरण डिफ्यूजन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, अधिक सांद्रता से पदार्थ के कण जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अर्थात जब पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विसरण। जैसे आपका कमरे में जलती हुई अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो, और आपके बॉडी की जो परफ्यूम होता है यानी इत्र या परफ्यूम की जो खुशबू होती है, इन सब का जो स्मेल आती है, कैसे हम इनके पदार्थ के कण जो है किस तरह से पूरे वायु के द्वारा वितरित हो जाते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं या उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है, उन सब के लिए जो सहायक होता है वो होता है विसरण प्रक्रिया। यानी विसरण के ही द्वारा उन सबके कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं और इसके माध्यम से ही हमें उसकी खुशबू और जो उनके कण होते हैं वो काफ़ी दूर तक उसकी स्मेल हमें समझ में आ जाती है। विसरण के द्वारा हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया, मतलब जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर जो एल्विलाई है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारी कोशिकाओं में भोजन जब उपस्थित होता है, मतलब जो भी बचा हुआ भोजन सेल तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने में उसमें मुख्य रूप से जो सहायक होता है वो विसरण क्रिया के ही द्वारा होता है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि विसरण क्या है, तो पदार्थ के कण जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो हम उसको विसरण कहते हैं। अब बात आती है दूसरा हमारा परासरण की। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि परासरण में क्या होता है कि उसमें भी जब पदार्थ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करे किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, तो हम उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम की सांद्रता में होता है तो विसरण होता है, लेकिन जब कम सांद्रता की, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, तो परासरण में जस्ट पदार्थ के कण की बात होती है। पदार्थ में भी मुख्य रूप से जो परासरण होता है वो जल के कणों के आवागमन की बात करता है, और परासरण में जल के कण जिधर कम होंगे वहाँ से वो मतलब अधिक कण की तरफ गति करता है। जिस एरिया में जल के कण कम होंगे, जल वहाँ से जो है मूव करके उस एरिया में जाएगा जहाँ पे जल की मात्रा अधिक होगी। यानी कि जल के कण की बात हो रही है, जल की सांद्रता जिधर कम होगी, जल की सांद्रता यानी जल के अणु जिधर कम होंगे वहाँ से जल जो है गति करके उस साइड में जाएगा जिधर जल की मात्रा अधिक होगी। मुख्य रूप से विसरण परासरण जो होता है वो क्या करता है, हमारे जल की कणों के आवागमन पे मुख्य रूप से डिपेंड होता है। तो जब जल के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करे किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण। ये डिफरेंस है हमारे विसरण और परासरण में, और इन्हीं दोनों के ही द्वारा किसी भी कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन होता है और इसी के ही माध्यम से जो है पदार्थ